हाँ भाई, थोड़ी आपकी लेवल चेक करनी है, 2-3 एमसीक्यू सॉल्व करके फिर हम आते हैं मेंडल पर। innate tendency of offspring to resemble their parents। बच्चे जो हैं, जो बेबी है, जो बच्चा है, वो ऑफस्प्रिंग की पेरेंट की तरह दिखता है। क्यों भाई? ये इनके बीच रिजेम्बलेंस है, ये वेरिएशन है, हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है या रिजेम्बलेंस है? ये तो बायोलॉजिकल टर्म ही नहीं है। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी क्यों नहीं कहा आपने? हाँ भाई, हेरिडिटी क्यों नहीं? इनहेरिटेंस होगा, ये चीजें समझेंगे हम। इस एमसीक्यूज का मकसद है इन दोनों को अच्छे तरह से क्लियर करें, डिफरेंशिएट करें, इनके बीच डिफरेंस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हेरिडिटी कैरेक्टर वो हैं, वो सारे कैरेक्टर जो बच्चे के पास हैं, माँ के और बाप के, क्या वो सारे के सारे कैरेक्टर बच्चे में एक्सप्रेस हैं? कुछ छुपे हुए हैं। तो छुपे हुए और एक्सप्रेस्ड सबको मिला के हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। मगर जो जाहिर हैं, जो एक्सप्रेस हुए हैं बच्चे में, वो आर कॉल्ड एज इनहेरिटेड। तो रिजेम्बलेंस किससे हो रही है? जो शो हो रहे हैं मां जैसे, बाप जैसे। तो ये डिफरेंस है इनहेरिटेंस और वेरिएशन में। अगर मां को बीमारी है जेनेटिक, बेटे को भी है, तो ये बेटे की मां के साथ रिजेम्बलेंस है, तो ये कैरेक्टर कहलाएगा इनहेरिटेड। अगर बेटे को बीमारी नहीं है, इंस्टीड ऑफ मां को थी, ये कैरेक्टर बच्चे में छुप गया है, तो इनहेरिटेड नहीं है, अपीयर नहीं हुआ। इट मींस अपीयर्ड कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज इनहेरिटेड कैरेक्टर। छुपे हुए और अपीयर्ड कैरेक्टर दोनों सारे के सारे मिला के आर कॉल्ड एज हेरिडिटी। ओके ओके ओके। तो भाई चलो जेनेटिक्स पर चलते हैं, छोड़े एमसीक्यूज को बाद में करेंगे। मूविंग टू द जेनेटिक्स, थोड़ा बहुत टच देना है जेनेटिक्स को, ठीक है? मुझे पता है आप क्या क्या पढ़ के आए हैं, इतना आपका जेनेटिक्स में बैकग्राउंड है, नॉलेज का लेवल क्या है आपकी, आई नो अच्छी लेवल है। जेनेटिक्स जो लफ्ज है वो जीन से लिया गया है, और इसका मतलब है टू ग्रो इनटू। टू ग्रो इनटू का मतलब है कंटिन्यू ट्रांसफर होते रहना, चलते रहना। तो भाई क्या मैं कह सकता हूं कि टू ग्रो इनटू का मतलब है जीन की जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से फिर तीसरी। मतलब ये हुआ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब हुआ कैरेक्टर की ट्रांसमिशन हो गया। तो भाई आप कह लें जीन की स्टडी या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, कैरेक्टर जा रहे हैं, उनकी स्टडी, बात तो एक ही है, जेनेटिक्स। आपके बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है जेनेटिक्स की? लिखी हुई है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब ऑल कैरेक्टर। इनहेरिटेंस मतलब अपीयर जो हुए हैं कैरेक्टर वो आउट ऑफ ऑल, एंड जो चेंज आई है। अब ये तीनों के तीनों प्रोसेस का जो बाप है, जिसके कंट्रोल में है, वो जीन है। जीन ही हेरिडिटी कैरेक्टर है, जीन ही तगड़ा है तो अपीयर होगा, वीक है तो इनहेरिटेड नहीं होगा, अपीयर नहीं होगा। और जीन ही बच्चे को माँ से और बाप से इवन
सिबलिंग से चेंज करेगा। तो ये है शॉर्टकट में स्टडी ऑफ जीन या स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। हाँ भाई, जेनेटिक्स का जो बाप दादा है पुराना, उसका नाम है ग्रीगर जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल 1822 में इसकी बर्थ हुई और 1884 में हैज गॉन, और इसने 1857 से 63 तक अपना काम सर अंजाम दिया है, जिसको हम कहते हैं मेंडल की जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसने लॉज दिए, इसने लॉज दिए, इसने लॉज कौन से दिए? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बारे में क्या इसने बताया कि जीन दो टाइप के हैं? जीन नहीं कहा, जीन बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने आके टर्म दिया है। ये जीन कोई और नाम से पुकार रहा था। क्या कह रहा था? एलिमेंटॉन या एलिमेंट या फैक्टर, ठीक है। तो ये कह रहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एलिमेंट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। दोनों भी डोमिनेंट हो सकते हैं। क्या कहलाएगा? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, पता है आपको। और दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, होमोजाइगस। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस। ये कह रहा था अगर दोनों डोमिनेंट हैं तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट का, अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट का। मतलब ये अगला छोटा जीन नहीं है, छोटे लेटर से मेंशन किया है, काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसकी इज्जत थोड़ी कम कर दी है हमने, स्मॉल लेटर से और दूसरे नंबर पे लिख दिया है इसको। अव्वल तरजीह हमने इस जीन को दे दी। कैसे पता लगेगा कि जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है? जीन को देखकर या प्रोटीन को देखकर? प्रोटीन को देखकर। तो प्रोटीन जीन का प्रोडक्ट है ना, प्रोटीन से फिनोटाइप दिखेगा, है ना? क्या जीनोटाइप पढ़ा हुआ है आपने, मतलब जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप पढ़ा हुआ है मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मेरा जो कलर है, जो हाइट है, जो भी सारे कैरेक्टर हैं आपके, ये आपके दिख रहे हैं, ये फिनोटाइप है। मगर इसके पीछे कौन है? जीनोटाइप, जीन। तो जीनोटाइप को कैसे मैं कैसे कह रहा हूं कि मेरे पास जो हेमोफिला का जीन है वो नहीं है, रिसेसिव, डोमिनेंट है, इसलिए मेरे पास क्लॉटिंग फैक्टर बन रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? मैंने जीन देखे हैं अपने? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं कि डोमिनेंट जीन है, क्लॉटिंग फैक्टर बना रहे हैं? मुझे फिनोटाइप दिख रहा है कि मुझे हेमोफिला नहीं है, मेरी ब्लीडिंग क्लॉट हो जाती है, इट मीन्स मेरे जीन काम कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट से फिनोटाइप से आप अपना जीनोटाइप मेजर कर लेते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से। फिजिकल अपीयरेंस का ये मतलब नहीं है आपका कलर कैसा है, हाइट कितनी है, आपका एंजाइम बना हुआ है, ये भी फिनोटाइप है, काम कर रहा है, ये भी फिनोटाइप है, कोई रिएक्शन हो रहा है, ये भी फिनोटाइप है। मतलब जीन का प्रोडक्ट फिनोटाइप है। ओके। तो भाई इसने कहा जब दोनों रिसेसिव होंगे, जब दोनों रिसेसिव होंगे तो वो कैरेक्टर अपीयर होगा। कौन सा? रिसेसिव वाला। डोमिनेंट है ही नहीं, सप्रेस वाला है ही नहीं, तो डोमिनेंट रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मतलब इसने कहा जो फैक्टर हैं, रिसेसिव फैक्टर हैं, वो ओनली अपने आप को होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेंगे, और जो डोमिनेंट हैं वो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी। ओके। अगर दोनों के दोनों क्लॉटिंग फैक्टर ना बने, इट मीन्स दोनों के दोनों जीन रिसेसिव हैं, है ना, और बीमारी है, ये बीमारी का होना फिनोटाइप है। किसका फिनोटाइप है?
रिसेसिव जीन का। कद छोटा पड़ जाए पी प्लांट का, पी प्लांट को देख के ही आप पता लगाएंगे अरे भाई दोनों जीन छोटे, ठीक है ना। तो फिनोटाइप को देख के हम जीनोटाइप समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरा लॉ कौन सा दिया भाई इसने? लॉ नंबर दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पढ़ा हुआ है हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? बने भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, मगर मैंने पढ़ाया है कहां पे? क्रोमोसोम सटन थ्योरी में। सटन क्या कह रहा था? सटन कह रहा था हेरिडिटी मटेरियल कौन है? क्रोमोसोम। और वो कह रहा था क्रोमोसोम एज अ होल एक हेरिडिटी मटेरियल है और ये क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं। बस यही बात मेंडल फैक्टर के लिए कह रहा है, जीन के लिए कह रहा है कि जीन पेयर के फॉर्म में होते हैं। एक जीन आता है माँ से तो दूसरा बाप से, दोनों डोमिनेंट भी आ सकते हैं, दोनों रिसेसिव भी आ सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है जब गैमेट बनेंगे तो ये जो जीन हैं दो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। क्यों भाई? सटन ने कहा था क्यों सेपरेट होंगे क्रोमोसोम? मेंडल कह रहा था फैक्टर सेपरेट होंगे, सटन कह रहा था क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। क्यों? रीजन क्या है सेपरेट होने का? जीन का नंबर हाफ करना है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है। भाई अगर गेमेट में 40 के 40 क्रोमोसोम आके टपक के आ जाएं तो एक गेमेट से भी 40 दूसरे से भी, तो 92 वाला कोई बच्चा पैदा होगा? ये तो कोई खतरनाक बला होगी ना। तो क्रोमोसोम को मेंटेन करके रखना है जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन अकॉर्डिंग टू द सटन। यही बात अगर आप मेंडल के कॉन्सेप्ट से लें तो किसको मेंटेन करके रखना है? नंबर ऑफ जीन को, फैक्टर्स को। सटन को जीन का पता नहीं और मेंडल को, ये झगड़ा है। ये इस सदी का झगड़ा था जो आपने समझाना है। जीन पूल पढ़ेंगे भाई, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेग्रीगेशन के बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी इसको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मेरा यहाँ पे बताने का ये मकसद था। 3 लॉज दिए हैं मेंडल ने, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन के बुनियाद पर इसने लॉ दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बुनियाद पर इसने क्रॉस दिया डायहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम आज कवर करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स को। चलो भाई अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम पढ़ेंगे कि मेंडल कौन था। मेंडल एक मैथमेटिशियन था। मेंडल पढ़ने के बाद मेंडल को चर्च के अंदर मॉन्क करके रखा गया। चर्च का मॉन्क था, पोप था, और ये जो है चर्च संभालने वाला था, क्रिश्चियन था ये मेंडल, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल। और ये जो बंदा है मैथमेटिशियन भी था, उसका मैथमेटिक्स पे काम हो रहा था। तो इसने प्लांट जो चर्च होता में कंट्रोल करता है ना, उसको ज़मीन दी जाती है, इर्द गिर्द की ज़मीन दी जाती है, यह आपके कंट्रोल में है। पुराने ज़माने में जब किंग का ज़माना था, बादशाही सिस्टम था, तो बादशाह को चलाने के लिए जो सपोर्ट ली जाती थी वो चर्च से, जो चर्च को संभालने वाला होता था वो देता था वो परमिशन। ये रिलीजियस बंदा है ना चर्च वाला, ये कहता था कि भाई ये लीडर सही है या ये इसकी बात सही है, तो वो लीडर की बात चलती थी, किंग की। मतलब इसने किंग के पावर को ख़त्म कर दिया था, फिर किंग ने इनको ख़त्म कर दिया। मतलब ये झगड़े होते रहे। बहरहाल काम की बात ये है कि इनके पास ज़मीन थी बहुत अंडर, तो इसने प्लांट ग्रो किए थे, पी प्लांट। पी प्लांट क्या नाम है इसका? गार्डन पी। गार्डन पी, पाइजम सेटिवम साइंटिफिक नेम है इसका। कितने क्रोमोसोम है इसके पास? 14। कितने पेयर हैं?
7 ये मेंडल को पता नहीं था, क्रोमोसोम का मेंडल को पता नहीं था। क्या पता था मेंडल को? मेंडल को फैक्टर का पता था। आपको पता है क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं, मेंडल को यह पता नहीं था। क्या मेंडल को यह पता था कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के पास ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है? नहीं, ऐसा नहीं था। मेंडल का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था, ठीक है। मेंडल को कुछ भी नहीं पता था। मेंडल का सोचना यह था, ना आज की सोच थी मेंडल की, ना पुरानी वाली गलत सोच थी, इंटरमीडिएट सोच थी। मेंडल की गलती यह थी कि मेंडल को क्रोमोसोम का पता नहीं था। अच्छा, मेंडल कह रहा था ये कैपिटल टी जीन है, ये स्मॉल टी जीन है। मेंडल ने क्रोमोसोम को देखा था आंखों से? मेंडल को कोई माइक्रोस्कोप थी? तो भाई मेंडल ने अपनी समझ से काम किया। जीन के एक्सप्रेशन को कैसे देखा कि प्लांट बड़ा हो गया है तो जो फैक्टर हैं वो डोमिनेंट हैं, छोटा है तो जीनोटाइप को तो देखा ही नहीं था, ऐसे अज्यूम किया था। इतना इंटेलेक्चुअल बंदा था, बिना देखे समझ गया था। तो इसने अज्यूम किया था कि 2 फैक्टर हैं। कहां पे हैं, किस पर हैं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस 2 फैक्टर हैं एक कैरेक्टर के लिए। अब ये बेसिक्स बहुत हो गई, अभी हम डेप्थ में जा रहे हैं। चलो भाई, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने प्लांट लिया पी प्लांट। पता है क्यों? ये पी प्लांट जो था भाई, ये इजी चीजें हैं। एक तो शॉर्ट वैरायटी थी, 2-3 माह में कल्टीवेट करने के बाद हार्वेस्ट हो जाती थी, और इसको ग्रो करना बहुत बड़ा इजी था। वहाँ के टेम्परेचर, ज़मीन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा एनुअल, शॉर्ट का मतलब एनुअल हो गया ना भाई। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया? 1 साल के अंदर 2-3 माह में जनरेशन कंप्लीट करे। 1 साल में 2-3 दफा जनरेशन देगा क्या? 1 साल में 2-3 दफा नहीं देगा। क्यों? सीजन है ना इसकी अपनी, उस अपनी सीजन में 2-3-4 माह में कंप्लीट करेगा। तीसरा कि ये बायसेक्सुअल था। बायसेक्सुअल का मतलब क्या है? ये मतलब है कि ये पी प्लांट था, ये इसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, और ये जो फ्लावर है वाइट कलर का, इस फ्लावर पर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी दोनों हैं। बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल को और क्या कहते हैं? मोनोशियस। एनिमल के लिए टर्म यूज होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बायसेक्सुअल। तो भाई बायसेक्सुअल का फायदा क्या है कि एक ये प्लांट है मेंडल का, इसके पास भी फ्लावर है और इस फ्लावर पर भी फीमेल पार्ट लगा हुआ है और मेल पार्ट भी लगे हुए हैं। तो मेंडल को ये था बायसेक्सुअलिटी से फायदा कि अगर मेंडल इस प्लांट के मेल पार्ट को कट कर ले तो बताएं इस प्लांट को अपने पोलिन ग्रेन पोलिनेट करेंगे प्लांट 1 को। तो मेंडल बायसेक्सुअलिटी का क्या मेंडल ने फायदा की लिया कि मैं सेल्फ पोलिनेशन भी करवा सकता हूं, क्रॉस भी। भाई अगर आपने कैरेक्टर देखने एनिमल के अंदर तो ये है ना, 2 एनिमल होते हैं, मेल और फीमेल जुदा, वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो बच्चा पैदा होता है। प्लांट के अंदर मेल और फीमेल प्लांट ऐसा कम केसेस में होता है। एक ही प्लांट के अंदर वो प्लांट है, मेल भी वही है फीमेल भी वही है। तो अगर आप एक ही प्लांट के मेल और फीमेल को क्रॉस करवा रहे हैं तो इस मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस होगा क्या? अगर ये प्लांट टाल है तो एग में भी इंफॉर्मेशन कौन सी है और मेल गेमेट में भी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो
मेंडल ने क्या करवाया होगा, कौन से दो प्लांट को क्रॉस करवाया होगा, एक जैसे या अलग अलग, टाल और डार्फ को। इसने कहा भाई एक टाल है एक डार्फ है, इनको क्रॉस करवा के देखता हूं कि क्या होता है। सरप्राइजिंगली टाल और डार्फ को क्रॉस करवाया तो प्लांट जो है टाल बन गया। इट मींस डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, कौन सा कैरेक्टर स्किप हो सकता है जनरेशन में, कौन सा कैरेक्टर जीन के होते हुए स्किप नहीं होता, डोमिनेंट। तो भाई मेंडल ने क्या किया, इसके मेल पार्ट कट कर दिए और यहां से पोलन ग्रेन उठाए और यहां पे पोलन ग्रेन लगाए। पोलन ग्रेन इस प्लांट के पोलन ग्रेन लेकर आया, आर्टिफिशियली इसने क्या करवाई, कौन सी पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करके, मेल पार्ट को कट करके। अगर ये मेल पार्ट कट ना करता तो अपने पोलन ग्रेन अपने फीमेल गेमेट को पॉलिनेट करते, फर्टिलाइज करते, तो प्लांट टाल का टाल ही बनना था। ठीक है, डिफरेंट चीजों के बीच टक्कर लगे तो पता चलेगा ना। चलो अभी बायसेक्सुअलिटी का ये फायदा उठाया मेंडल ने कुल मिला के कहा भाई पी प्लांट बहुत अच्छा है। अभी मेंडल के प्लांट के 7 कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर लिए मेंडल ने, 7 कैरेक्टर पर स्टडी की है। देखिए क्रोमोसोम भी 7 हैं, इसने बाय चांस कैरेक्टर भी 7 लिए हैं। क्या ऐसा है कि एक क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर है, इट मींस आप कह रहे हैं एक क्रोमोसोम पर एक जीन है। मगर मेंडल को ऐसा लगा, पागल नहीं था मेंडल। क्यों मेंडल को ऐसा लगा, क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए 7, एक क्रोमोसोम से एक, दूसरे से एक, तीसरे से एक, चौथे से एक, से 2 भी थे, मगर इन जनरल हम कहेंगे एक एक कैरेक्टर चुना। तो भाई मेंडल को लिंकेज का पता ही नहीं चला। समझ आ रही है ना बात, ये किस्सा था। देखें भाई 7 कैरेक्टर में से एक जो कैरेक्टर था वो हाइट था, दूसरा जो कैरेक्टर था वो फ्लावर का कलर था, फ्लावर का, तीसरा जो कैरेक्टर था वो फ्लावर की पोजीशन थी कि फ्लावर चोटी पे है या साइड पर है, चौथा जो कैरेक्टर था वो पोड का कलर था, पोड मतलब फली जिसमें बीज बनता है अंदर, ठीक है, ये पोड है, ये वाली कवरिंग। और 5वां जो कैरेक्टर था वो पोड का ही जो स्ट्रक्चर था, शेप था, शेप, ठीक है, शेप। और छठा जो कैरेक्टर था वो सीड का था, कलर, सीड का था कलर। और 7वां जो कैरेक्टर था वो सीड का था शेप। तो भाई एक कैरेक्टर के लिए नहीं, ये पोड की कलर और पोड की शेप, सीड का कलर और सीड की शेप। भाई अब आप बताएं मुझे कमेंट में, आप मुझे कमेंट में बताएं हाइट के लिए कितने जीन, 2, एक मां से एक बाप से। अच्छा हाइट किस तरह की हो सकती है, टाल भी डॉर्फ भी। तो हाइट के अंदर फर्दर वेरिएशन है, हाइट के अंदर वेरिएशन है, मतलब 2 टाल और डॉर्फ, और इससे ज्यादा नहीं है जैसे इंसान में होता है। पी प्लांट में ऐसा नहीं होता। तो भाई एक प्लांट होगा क्या, टाल, दूसरा होगा डॉर्फ। अब मेंडल ने टाल का जीनोटाइप कैपिटल टी रखा और डॉर्फ का स्मॉल टी। सुने भाई क्रॉस करवाने के बाद इनको स्मॉल टी कहा या क्रॉस करवाने से पहले, बाद, इट मींस फिनोटाइप देखकर इसने कहा इसमें दम नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, छोटा है, वैसे भी इसमें इंटरनली भी नहीं है। अगर छोटा बड़े को सप्रेस कर लेता तो हम छोटे को क्या कहते, तो छोटे बड़े पर डोमिनेंट नहीं कह रहे, सप्रेस कौन हो रहा है, एक्सप्रेस कौन हो रहा है, दोनों के होते हुए। समझ आ रही है। कोई जीन होता है डिजीज का, डोमिनेंट जीन एक होता है, दूसरे जीन पर भारी पड़ जाता है, तो हम किसको डोमिनेंट कहेंगे, डिजीज वाले जीन को। डोमिनेंट जीन की भी डिजीज होती हैं। ओके, मतलब जो भारी पड़ गया वो डोमिनेंट है, छोटे बड़े को नहीं देखेंगे, डिसऑर्डर और नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी को नहीं देखेंगे, समझेंगे
ठीक है। हाँ, बाकी जो डोमिनेंट के ना होते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करे, फिर तो हमें पता लगेगा कि ये कौन है। कौन है वो? चलो भाई, चलो भाई, फ्लावर का कलर कौन कौन सा कलर था? एक फ्लावर का कलर था पर्पल या रेड। कहां पे रेड लिखा हुआ है, कहां पे पर्पल लिखा हुआ है? डोंट वरी अबाउट दैट। या वाइट, वाइट सही है। पोजीशन जो है, एक थी एक्सियल, एक्सिलरी फ्लावर, और दूसरे फ्लावर थे टर्मिनल। समझ रहे हैं टर्मिनल फ्लावर का मकसद? चोटी पर फ्लावर लगे। एक्सिलरी का समझ रहे हैं क्या? साइड पे फ्लावर लगे, चोटी पर ना लगे। हाँ, ये डोमिनेंट फीचर है। पोड की शेप, पोड का कलर, सॉरी, पोड का जो कलर है वो ग्रीन या येलो। पोड की शेप डायलेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, डायलेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, मतलब समझ नहीं आया। ये पोड देखें और ये पोड देखें। ये जो मैंने बनाई है डायलेटेड है, बड़ी पोड है, बड़े वाले मटर बनेंगे इसमें, और ये नैरो है इसमें। तो ये दो टाइप के पोड दे। अच्छा, हाँ, ये मैं जो ये लिख रहा हूं ना यहाँ पे, ये सारी लिस्ट ये मैं डोमिनेंट की बना रहा हूं, ये और वो रिसेसिव फीचर्स हैं। सीड का कलर, सीड का कलर जो था येलो, और सीड का कलर ग्रीन। सीड की शेप राउंड या सीड की शेप रिंकल, बूढ़े आदमी जैसी, ऐसा सीड जिसका सरफेस रिंकल्ड हो, और राउंड ऐसा स्मूथ सीड। दो टाइप के सीड कर रहा था पी प्लांट। तो भाई अब पी प्लांट क्या करेगा? एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करवाएगा। हम कहेंगे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। आपको ये पता है जीन क्या है, अलील क्या है? पता है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या है? अलील मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मल्टीपल अलील भी पढ़ेंगे, मतलब एक जीन का एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे ब्लड ग्रुप में जीन है, ब्लड ग्रुप ए बनाने वाला, तो बी बनाने वाला भी है, ओ बनाने वाला भी है, एक से ज्यादा है ना अलील, मल्टीपल अलील। चलो इनको पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे। अभी मेंडेलियन पर, अभी मेंडेलियन पर हमारा फोकस है। तो भाई अभी मेंडल क्या करवाएगा? दो प्लांट को क्रॉस करवाएगा। कितने कैरेक्टर लिए मेंडल ने? अभी टाल और डार्फ को क्रॉस करवा रहा है। प्लांट तो दो हैं, कैरेक्टर कितने? एक। तो हम कहेंगे 7। टोटल 7 कैरेक्टर पर स्टडी की है। टोटल 7 कैरेक्टर पर स्टडी की है। ये मैंने टोटल कैरेक्टर्स लिखे हैं। बड़ा होशियार बंदा था। पिछले जो जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे मेंडल से पहले, वो 7 7 8 8 9 9 10 10 कैरेक्टर मिला के स्टडी करते थे इकट्ठे। इसने क्या किया? नहीं भाई, ऐसा नहीं करूंगा। ये कह रहा था मैं एक एक करके स्टडी करूंगा तो समझ आसान से आएगा मुझे, मैं क्लियर रिजल्ट सही बना दूंगा। ऐसा नहीं हो सारे कैरेक्टर को मिला के एक मिक्सचर बना लूं, पता नहीं ये कैरेक्टर किसका वो किसका। तो ये इसकी बड़ी होशियारत थी, ये टैलेंटेड बंदा था। इसी वजह से ये कामयाब हुआ कि एक एक कैरेक्टर को स्टडी किया। हाँ, फिर दो दो को भी स्टडी किया, अगर पहले एक एक को, एक कैरेक्टर को स्टडी करेगा तो हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड, और दो को मिला के स्टडी करेगा तो डायहाइब्रिड। अभी मैं पूछ रहा हूं, एक ही प्लांट है, पी प्लांट एक ही, उसमें कैरेक्टर है एक टाल, दूसरा पी प्लांट है उसमें कैरेक्टर है डॉर्फनेस का। क्या उन प्लांट में बाकी कैरेक्टर नहीं होंगे? होंगे।
मगर मेंडल ने वो स्टडी एक पर फोकस किया, रिजल्ट्स एक के निकाले, तो ये मोनोहाइब्रिड। वही दो प्लांट हो, हाइट के अलावा फ्लावर की पोजीशन या फ्लावर का कलर या कोई भी कैरेक्टर यहां से चुन लें, वो दो को फोकस करे, दो को इकट्ठे स्टडी करे, तो कौन सा क्रॉस? डायहाइब्रिड। पहले कौन सा किया? मोनोहाइब्रिड, फिर डायहाइब्रिड। समझ आ रही है ना? अभी डायरेक्ट चलते हैं मोनोहाइब्रिड पर। क्या पढ़ाना है अभी मोनोहाइब्रिड? अभी कुछ भी नहीं रहा मोनोहाइब्रिड के बारे में। देखें, प्लांट लिया, कौन सा? टाल, दूसरा डॉर्फ। फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप है। चलो कोण तो एडते वारन समझाए क्या मैसेज करता है थियो है लाभ सेग्रीगेशन हो जाएगा भाई। सुने, मुझे सुनते जाएं बस। वो बुक की जो लाइन है, जेनेटिक्स को वैसे नहीं पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, मगर किसी और तरीके से पढ़ेंगे। एक प्लांट, दो प्लांट लिए, कितने प्लांट लिए? दो, एक टाल और एक डॉर्फ। भाई क्रॉस करने के बाद, रिजल्ट बनने के बाद इसने देखा कि जो टाल है वो बड़े काम का है, तो इसने इसका जीनोटाइप दे दिया क्या? कैपिटल टी, कैपिटल टी। पहले तो नहीं दिया, आपने बताया मुझे। इसको दे दिया स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे? इस प्लांट का क्या है? जीनोटाइप है। जीनोटाइप कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। वैसे तो 2, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, मगर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस। तो ये दोनों होमोजाइगस हैं। तो मेंडल ने जो प्लांट चुना वो प्योर था या हेट्रोजाइगस था? प्योर के लिए मेंडल ने वर्ड यूज किया था ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग, ब्रीड मतलब बच्चे देने वाला, ट्रू मतलब प्योर। जो प्लांट जिसको क्रॉस करके नए प्लांट बनवाए वो प्योर था, मतलब होमोजाइगस था। सिंपल। जो क्रॉस के लिए चुने थे वो होमोजाइगस हैं, उनसे हेट्रोजाइगस बनेंगे, वो तो रिजल्ट्स होंगे ना। देखें भाई, अब ये प्योरिटी कैसे आएगी? मैंने कहा ना, मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया? प्योरिटी कैसे आएगी? कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर दोनों जीन डोमिनेंट हैं? ये मैं पढ़ा के फिर बताऊंगा कि ये प्योर कैसे बना। क्रॉस करेंगे ना, रिजल्ट आएगा तो हम बहुत चीजें इस पर डिस्कस कर सकते हैं। सुने सुने सुने, सेल्फ कैसे करवाएगा? कहाँ अकल रख के आए हैं अभी? हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ पे आप इसका जवाब दे रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ, इसका सेल्फ सही है, ये मैं पढ़ाऊंगा। वेरी गुड। यहाँ पे कितने प्लांट लिए? टाल और डॉर्फ। इन दोनों को आपस में करवाया क्रॉस। क्रॉस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जो बच्चे पैदा होंगे वो दोनों का होंगे मिक्सचर, तो बच्चों को कहेंगे हाइब्रिड। ठीक है, चलो भाई, ये जीनोटाइप अब बताएं। जो गेमेट बनेंगे, एक गेमेट में कैपिटल टी जाएगा तो दूसरे गेमेट में स्मॉल टी जाएगा क्या? क्योंकि इसके पास 2 जीन, दोनों के दोनों डोमिनेंट। एक गेमेट के अंदर भी डोमिनेंट, दूसरे के तीसरे। जो भी गेमेट, जितने भी गेमेट बनेंगे एक ही टाइप के होंगे। तो बुक वाले ने क्या किया है? एक गेमेट बना लिया है। एक का मतलब है एक टाइप के। तो यहां पे भी जो गेमेट बनेंगे इसके, वो एक टाइप के गेमेट बनेंगे। अब यहां पे सुने, अगर 2 टाइप के गेमेट होते ऐसे, अगर हेट्रोजाइगस होता ये प्लांट या ये, तो एक गेमेट के अंदर कैपिटल टी तो दूसरे के अंदर तो हम 2 गेमेट रखते। तो ये जीन आपस से क्या हुए? एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन सेपरेट। तो इसी को ही तो सेग्रीगेशन कहते हैं। ये आपकी सेग्रीगेशन हो गई।
सेग्रीगेशन का मतलब है एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मियोसिस वेक्टर्स जो पेयर में है उनका अलहदा हो जाना इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। क्यों होते हैं अलहदा? क्योंकि आधे जाने हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर, फुल नहीं, पेयर के फॉर्म में नहीं जाएंगे, डिप्लॉइड के फॉर्म में जाएंगे। एक जीन जाएगा एक पेरेंट से, दूसरा तो दूसरा पेरेंट देगा ना भाई, समझ रहे हैं आई होप। जैसे मियोसिस में रिडक्शन है ऐसे वेक्टर में सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन ही तो रिडक्शन करवाती है, रिडक्शन ही तो सेग्रीगेशन करवाती है। अगर सेग्रीगेशन ना हो तो क्रोमोसोम आधे कैसे बनेंगे, जीन आधे कैसे बनेंगे? चलो भाई, अगर अभी इसको मैं नाम दूं तो क्या कहेंगे हम, ये जीनोटाइप से क्या बना है? और मैं पूछूं यहाँ पे डिवीजन कौन सी हुई है, इन जनरल मियोसिस कहेंगे। मगर आपसे कोई पूछे प्लांट के अंदर गेमेट बनने के लिए क्या होता है, तो वहां पे माइटोसिस जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, ये स्पोर को, गेमेट को, सब प्रोसेस को मेंशन कर रहा है। भेजे में जा रही है ना बात, या ऊपर ऊपर जानी चाहिए। मैं पता है, मैं आज ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मुझे पता लग रहा है इतनी आपको पता है, बस वहां से मैं बात कर रहा हूं कि आपको स्टक करके लग जाए खोपड़ी में। हाँ बिल्कुल ऐसे, जो बात समझना है तो पूछ लें। चलो भाई गेमेट बनने, ऐसा भी ना हो थोड़ी थोड़ी चीज पूछ लें, ठीक है, क्वेश्चन कम करें। चलो भाई, ये क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गए, कि माना गेमेट मिल गए, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये बन गया सीड। सीड बड़ा बन के ये क्या बनेगा? प्लांट। प्लांट जो बना, इसका कद किसके जैसा? इसके जैसा या इसके जैसा? 1 और 2? टाल, टाल, टाल। इट मीन्स टाल कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ। यहां क्लियर हुआ कि डॉर्फ क्या है और टाल क्या है। फिर हमने इसको कैपिटल टी देकर मेंशन किया। एक्सप्रेशन देख के किसने कारनामा दिखाया यहां पे? वो डोमिनेंट। कौन छुप गया, सप्रेस हो गया? वो रिसेसिव। चलो भाई, अब इसको हमने हाइब्रिड कहा या पहली जनरेशन का, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या है? हाइब्रिड। अगर ये 10 प्लांट हैं, 20, 50 हैं, सारे के सारे क्या हैं? टाल। ठीक है, सारे हाइब्रिड, सारे टाल। चलो भाई, ये प्लांट हो गया बड़ा। सवाल पूछूं, ये प्लांट एक, ये प्लांट दूसरा, इन दोनों के बीच जो पॉलिनेशन हुई थी वो सेल्फ या क्रॉस? क्यों भाई? क्यों भाई क्रॉस का मतलब क्या? भाई देखे ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सब कि ये टाल है, इसको मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अगर ये अपना मेल अपने फीमेल को पॉलिनेट करेगा तो टाल ही बनेंगे। हम टाल को डार्फ से क्रॉस करवाना चाहते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसको मैं कहूंगा ये मेल है तो ये फीमेल प्लांट है। मेल की ये निशानी होती है बॉटनी में और ये फीमेल की निशानी होती है। अगर बायसेक्सुअल कहूं तो कैसे करेंगे? ये मेल और ये फीमेल। तो मेंडल ने क्या किया होगा? मेल पार्ट इसके, ये मेल है तो इसका मेल पार्ट क्या किया मेंडल ने? कट। इसके क्या यूज किए? पोलिन ग्रेन। ओके, तो भाई मेल पार्ट को कट करना, प्लांट को यूज करना एज अ यूनिसेक्सुअल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन, ये टेक्निक इज कॉल्ड एज इमेस्क्यूलेशन। ये टेक्निक मेल के पार्ट को कट करना ताकि पोलिन ग्रेन सेल्फ पोलिनेट ना कर दें, तो अवॉइड द सेल्फ पोलिनेशन, मेल पार्ट को हटा लेना इज कॉल्ड एज इमेस्क्यूलेशन।
और फिर फीमेल पार्ट को ढांप देना कवर से, ताकि किसी और प्लांट के पोलन ग्रेन ना आ जाएं। इसके तो हमने काट लिए हैं, किसी और के ना आ जाएं, इसके तो काट दिए हैं, किसी और के ना आ जाएं। तो ये कवर देना इज कॉल्ड एज बेगिंग। बेगिंग, इमेस्क्यूलेशन कट करना और बेगिंग ढांप देना। चलो भाई, अब ये प्लांट जो बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है ये मैच्योर भी हो गया होगा, तभी तो पता लगा ये डॉर्फ पड़ा हुआ है, सॉरी क्या है ये, टॉल है, टॉल है, टॉल है, 100 दफा टॉल है भाई। चलो चलो भाई अभी सुने अब ये जो जी पता नहीं है आपको कि प्लांट के अंदर मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होके स्पोर बनता है, मेगास्पोर, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होके माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर गेमेट बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस फ्रॉम द जनरेटिव सेल। ये सारे का सारा प्रोसेस कुल मिला के मियोसिस हुई है कि नहीं हुई है स्पोर फॉर्मेशन के दौरान। तो गेमेट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, इट मींस कहीं ना कहीं मियोसिस हुई है, नॉट जस्ट बिफोर द गेमेट फॉर्मेशन, थोड़ा पहले स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर से ही तो गेमेट बन रहे हैं। अगर ओवरऑल कहूं तो मियोसिस हुई है, अब स्पेसिफिकली पूछूं कहां पे हुई है, फिर तो आप कहेंगे ना सर गेमेट के फॉर्मेशन से पहले स्पोर के फॉर्मेशन पे हुई है, तो उसी हैप्लॉइड स्पोर से ही गेमेट बने हैं। ये भाई प्लांट की चीज है। बस सर आधा घंटा और पढ़ेंगे भाई, बस कैसे, अभी सुने 20 मिनट पढ़ेंगे, सुने सुने सुने। अभी ये प्लांट बड़ा होगा तो बायसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल? बायसेक्सुअल होगा। बायसेक्सुअल होगा तो भाई देखें ये प्लांट बड़ा हो गया, इसने क्या बनाया, फ्लावर पे, और क्या बना ये फीमेल पार्ट, और ये क्या बना, अब इनको ढांप लेंगे कि भाई अब करो सेल्फ पोलिनेट। अभी सेकंड जो जनरेशन लेंगे F1 से वो सेल्फ, तो भाई बड़ा हो गया ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि ये प्लांट P2, ये पेरेंट 1 और ये पेरेंट 2, F1 पेरेंट 2 बन गई है। F1 जो है ये बड़े हो गए हैं, ये बाप, ये बेटे, अब ये बेटे भी बेटे पैदा करने के लायक हो गए हैं, तो ये दूसरे पेरेंट बन गए ना भाई। तो अब P2 में एक कहता हूं मैं मेल, दूसरे को कहता हूं मैं, क्या ये एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं? हाँ, जस्ट मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, मेल जो है वो टाल, फीमेल भी टाल, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल भी। हाँ भाई, गैमेट कौन से बनेंगे, एक जैसे या दो टाइप के? पक्का, यहां पे भी गैमेट दो टाइप के। तो भाई अगर अगली स्लाइड पर चलें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी P2 ने गैमेट बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या ये अपने गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे मेल के? ऐसा तो होता नहीं है। तो मेल का गैमेट किससे फर्टिलाइज करेगा? किसी फीमेल के गैमेट से। इससे भी कर सकता है, उससे भी कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है 50-50%। किसी एक से करेगा, मगर दोनों से कर सकता है। चलो, अगर कैपिटल टी यहां से भी कैपिटल टी वाला गैमेट, दोनों कैपिटल टी, ये जो जनरेशन बनी है F2 जनरेशन, दूसरी जनरेशन बनी है पहले बच्चों से,
बच्चे पैदा हुए हैं, प्लांट से प्लांट बने हैं, ये कैसे हैं? डोमिनेंट, होमोजाइगस हेटेरो। और ये कैसा बनेगा? कैपिटल स्मॉल हेटेरो। ये कैसा बनेगा? कैपिटल टी पहले क्यों रखी? डोमिनेंट की रिस्पेक्ट है, और इंग्लिश भी यही कहती है। और ये देखें, ये वाला देखें, तीन कैसे बने हैं? और एक डॉर्फ कैसा? नॉट माँ और बाप जैसा, दादा और दादी जैसा, है ना? तो इसके कैरेक्टर बीच में स्किप हो गए थे। इट मींस ये डॉर्फ कैरेक्टर फिर प्रूव हुआ कि ये कौन सा कैरेक्टर है। क्यों? कहाँ गया था पता ही नहीं था, स्किप हो गया था, सप्रेस हो गया था। अब फिर जाहिर हुआ है। क्यों जाहिर हुआ है भाई? यहाँ पे इसके दो जीन होंगे या एक। रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है? जब डोमिनेंट ना हो, होमोजाइगस कंडीशन में। यहां से मेंडल ने सोचा कि भाई सुनो, कि जीन जो हैं, फैक्टर जो हैं वो दो हैं। अरे भाई कैसे दो हैं? पूछे मेंडल से जरा। मेंडल कह रहा है देखें, दो पेरेंट क्रॉस कर रहे हैं, एक जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बच्चा पेरेंट 1 की तरह भी हो सकता है और पेरेंट 2 की तरह भी। इट मीन्स उस बच्चे में इंफॉर्मेशन दोनों से आ रही है। कभी वो पेरेंट 1 की तरह हो रहा है, आगे जाके पेरेंट 2 की तरह भी हो रहा है। इट मीन्स दोनों से अलग इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है ना? दो फैक्टर हैं कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, दो फैक्टर हैं। और ये अगर एक जैसे हैं तो होमोजाइगस, बच्चा दोनों पेरेंट जैसा होगा। अगर ये एक पेरेंट का डोमिनेंट है, दूसरे का रिसेसिव है, तो बच्चा किस पर जाएगा? इसने कहा जो दो जीन आ रहे हैं ये दो टाइप के हैं, डोमिनेंट और डोमिनेंट वो जो अपने आप को एक्सप्रेस करें, और रिसेसिव वो। इसने कहा मैंने क्रॉस करवाया टाल और डार्फ को, तो प्लांट जो बच्चा पैदा हुआ वो टाल हुआ। इट मींस किसके जीन ने एक्सप्रेस किया? तो इसकी जो इंफॉर्मेशन क्या नहीं गई? क्या इंफॉर्मेशन गई, मगर रिमेन सप्रेस्ड। कैरेक्टर के लिए जीन गया, कर नहीं सका कुछ। ठीक है? जीन दो हैं, सॉरी फैक्टर दो हैं, मतलब वही है जीन, फैक्टर दो हैं, एलिमेंट दो हैं, और रिसेसिव है, और एक यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट दिया। और जब इसने F2 में रिसेसिव को फिर एक्सप्रेस करते हुए देखा तो उसने क्या अज्यूम किया? मेंडल ने कैसे पता लगाया कि F1 ये है? कैसे? आपने ही तो बताया था सर कि आप देखेंगे इसको, इसको देखेंगे, फिनोटाइप, बच्चों के फिनोटाइप से पेरेंट का जीनोटाइप पता चलता है। ऐसा है कि नहीं है भाई? सिंपल चीज अगर मैं पूछूं, सुने गौर से, अगर ये रिसेसिव है, डार्फ है, तो दोनों जीन कौन से हैं? रिसेसिव है। मेंडल भी यही कह रहा, आप भी, मैं भी। क्या मेंडल पूछ रहा है आपसे, सारी दुनिया से, मुझसे भी, क्या ये दोनों जीन एक पेरेंट से आए हैं? इट मींस क्या हुआ? इसका मतलब कि एक रिसेसिव जीन इसके पास है और एक इसके पास भी है, तभी तो एक एक आया है। फिर ये भी पता लग गया मेंडल को कि एक एक बाकी जो है वो, और दोनों डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फिर भी शो डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फिर भी। बच्चों को देखकर पता लगाया बाप का और माँ का कि माँ का जीनोटाइप क्या है। समझ आ रही है ना? ओके। अभी भाई ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब अगर
मैं आपसे पूछूं डाई हाइब्रिड के बारे में, और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप पूछेंगे मुझसे, ठीक है ना? आपके तो चलते रहते हैं क्वेश्चन, आज मेरी बारी है। अगर मैं डाई हाइब्रिड, अच्छा मोनो हाइब्रिड के रेशो की बात करूं, रेशो F1 में रेशो क्या मिला? एक ही बस, एक ही बस, सारे के सारे टाल। F2 का रेशो, जब भी एग्जामिनर रेशो पूछे ना, आपने F2 का बताना है। अगर वो इंडिकेट करे ना करे कि F2 या F1, तो F2 का बताना है, ठीक है? तो कौन सा रेशो है? 3 रेशो। अब सुने मेरी बात, सुने मेरी बात भाई। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि दो हेट्रोजाइगस रिसेसिव हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है? कैसे? ये जीनोटाइप कैसे पता लगेगा? इसके लिए टेस्ट होती है, उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? यहां से क्या आपको नजर आ रहा है? बोर्ड पे तो नजर आ रहा है, प्लांट के अंदर नजर आ रहा है कि यहां पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है? कभी नहीं। यहां पे हेट्रोजाइगस है, यहां पे होमोजाइगस है, नजर आएगा मेंडल को या आपको? यहां में नहीं। कैसे पता लगेगा? इनको जाके कोई भी लेके आए, यहां से कोई भी लेके आए, सपोज करें मैं ये लेके आया हूं कैपिटल टी, कैपिटल टी, किसके साथ इसको क्रॉस करवाऊं कि इसके पावर्स का पता चले? अगर डोमिनेंट से क्रॉस करवा रहा हूं तो पता चलेगा कि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो इस पर गए हैं या इस पर गए हैं। तो क्रॉस किसके साथ करना चाहिए? किसी जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, ये आप टेस्ट कर रहे हैं ये, तो जिसको आप टेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? अननोन। क्या है इसका अननोन? फिनोटाइप या जीनोटाइप? फिनोटाइप में तो लंबा है, आप इसकी प्योरिटी देख रहे हैं कि प्योर है या इम्प्योर है। वो प्योरिटी देखने के लिए क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, मतलब जीनोटाइप देखने के लिए क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या है? किसी अननोन को जिसको आप जानना चाहते हैं, जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट लग रहा है, उसका जीनोटाइप देखना, किसी कमजोर के साथ क्रॉस करवा के, और क्रॉस करवा रहे हैं हम किसके साथ? इसके साथ। तो क्या होगा रिजल्ट? सारे अगर रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो इसके पावर का पता लगेगा ना। अब सारे अगर टाल पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब इसके पास एक भी रिसेसिव जीन अगर होता, सपोज करें अगर होता, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ऐसे होता, तो कुछ प्लांट बनते कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कुछ बनते स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। रेशो आता 1:1। पता है मेंडल ने जो क्रॉस करवाया टेस्ट क्रॉस, उसका रेशो क्या आया? 1:1, यानी 50% कैपिटल टी, 50% टाल, 50%। इट मींस मेंडल ने इन दोनों में से किसका क्रॉस करवाया रिसेसिव के साथ? सेकंड का। पता नहीं था ये कि हेट्रोजाइगस है, क्रॉस करवाने के बाद पता चला कि भाई फॉल्ट है, तुझ में भी फॉल्ट है, एक रिसेसिव जीन है। अगर है भाई, देखें रिसेसिव जीन है, अगर रिसेसिव जीन है, होमोजाइगस बनने के चांसेस है ना। अगर यहाँ पे दोनों के दोनों डोमिनेंट, तो कोई एक भी ऐसा बनेगा। तो भाई अगर कोई पूछे टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या है, रेशो क्या है, और आपको ये ना बताए, जनरल पूछे, तो आप कहेंगे 1:1। टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या है? 1:1 मीन्स मेंडल ने जो टेस्ट क्रॉस किया वो पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। अगर आपको बताए किसी प्योर टाल को क्रॉस करवाएं, तो रेशो क्या आएगा?
टेस्ट क्रॉस का रेशो पूछे, टेस्ट क्रॉस का रेशो पूछे, F1 का बताना है। सुने, पहले मैंने क्या बताया था, जब आपको एग्जामिनर पूछे रेशो मोनो हाइब्रिड का, तो आपने कौन सी जनरेशन का बताना है, डायहाइब्रिड का भी F2 का बताना है। F1 के लिए वो बताएगा आपको कि F1 का बताओ। टेस्ट क्रॉस का रेशो हमेशा F1 का होता है, टेस्ट क्रॉस का रेशो F1 का बताया जाता है। टेस्ट क्रॉस का रेशो बताए ना बताए F1 का बताएंगे हम, ठीक है? क्यों? खुद से पता चलेगा ना, ठीक है? तो भाई अच्छा, मोनो हाइब्रिड का F2 से क्यों? पहले में हमें ये पता चला कि कैरेक्टर उस पर गए हैं, दूसरे क्रॉस में हमें जो रिसेसिव रीअपियर हो रहे हैं उनका पता लग रहा है। तो भाई ये थी जेनेटिक्स हमारी, नहीं पूरी कर सका मैं डायहाइब्रिड क्रॉस, आपको पढ़ के आनी है डायहाइब्रिड क्रॉस। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं भाई, बस दो चार क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी आप करेंगे, बाकी आप घर जाके करेंगे, जो ना आए मुझे बता देना। हाँ अभी तो हो गया ना, ये इनहेरिटेंस होगा। चलो भाई, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, छोड़ दो भाई, मेंडल के अलावा किसी का कोई और नाम भी ले तो हम, मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल वाज पाइजम सटिवम, छोड़ दें भाई। मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क इन, ये नहीं है आपके बुक में, ये होगा सी, ठीक है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेंट ऑफ बर्न। मेंडल फाइंडिंग्स वर रीडिस्कवरी बाय, पढ़ाया हुआ है, कार्ल कोरेंस, शेयरमार्क और ह्यूगो डिवरीज, यानी ऑल ऑफ देम। और फिजिकल एक्सप्रेशन और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, फिनोटाइप, और छोड़ो भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। मेंडल वाज ओके, छोड़ दें ये भी। अभी आए, अभी कहाँ हैं? हाउ मेनी प्लांट्स वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल फॉर 7 कैरेक्टर? कितने? मेंडल ने बहुत बड़े प्लांट्स मंगाए, उनमें से प्लांट इसने टोटल 28 रखे, 28 में से 14 रखे, 14 प्लांट कलेक्ट करके 14 प्लांट रखे। क्यों? 7 कैरेक्टर, एक डोमिनेंट, एक टाल, एक डार्फ, 2 प्लांट हो गए ना एक कैरेक्टर के लिए। फ्लावर के लिए भी टर्मिनल, एक्सिलरी, 2 हर कैरेक्टर के लिए 2 प्लांट। प्लांट कितने हुए? कैरेक्टर कितने? प्लांट कितने? वेरी गुड, एक कैरेक्टर के लिए 2 प्लांट। इफ द प्लांट विद जीनोटाइप DD and DD, कैपिटल D स्मॉल d, क्रॉस विद ईच अदर, द F1 जीनोटाइप रेशो विल बी। भाई देखें, ये कह रहा है DD को करा, यहां पे ही करें, कैपिटल D कैपिटल D, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d। किसका पूछ रहा है रेशो? F1 का पूछ रहा है। अब बताएं, अब कह रहा है 50% होमोजाइगस डोमिनेंट एंड 25 हेट्रोजाइगस। नहीं, हेट्रोजाइगस कितने हैं? 50-50 होंगे। चलो, है कोई ऑप्शन 50-50 वाला? ये होगा, चलो ओके, ओके सी होगा, बिल्कुल सी होगा। एक मिनट मैं देख लूं भाई, मैं देख लूं फिर से। कह रहा है कि ये कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल D स्मॉल d, यानी रेशो आया 50% होमोजाइगस और 50% हेट्रोजाइगस। अब है कोई ऐसा ऑप्शन 50% हेट्रोजाइगस 50% रिसेसिव? ओहो,
25% तो नन ऑफ देम है ना, ये ओके होगा ना भाई। हाँ भाई, जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2:1:1, ये कल पढ़ेंगे और डिटेल से। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, हाउ मेनी मेंडेलियन फैक्टर आर प्रेजेंट इन देयर गैमेट्स। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, हाउ मेनी मेंडेलियन फैक्टर आर प्रेजेंट इन देयर गैमेट। अरे भाई, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर टालनेस वाला, एक कैरेक्टर पोड वाला, एक कैरेक्टर फ्लावर वाला, ठीक है। अब गैमेट में कितने जीन होंगे ये पूछ रहा है। डायहाइब्रिड तो 2 जीन, मोनोहाइब्रिड तो 1 जीन, ट्राइहाइब्रिड तो 3 जीन। कहां घूम गई है खोपड़ी आपकी। चलो, मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट क्यों किया, मेंडल ने पता है, सबको सबको पता है। कोई अच्छे वाला एमसीक्यूज देखें। मेंडल जेनेटिक्स, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज द डोमिनेंट, पता है, सबको पता है। कौन सा डोमिनेंट है यहां से, एक्सिलरी फ्लावर, बिल्कुल। ग्रीन कलर ऑफ सीड, येलो डोमिनेंट था। ग्रीन कलर ऑफ पोड, मिस्टेक है यहाँ पे भाई, यहाँ पे मिस्टेक है। पोड पता है, पोड का जो येलो कलर था वो रिसेसिव था, तो ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, तो ऑप्शन ई बोथ कौन सा है, ए एंड सी। ओके, वेरी गुड। ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हाउ मेनी जीनोटाइप, who is concerned with the law of inheritance। पक्का, मेंडल का कौन नाम ले सकता है। ये पेनट क्या है, पेनट जो क्रॉस करेंगे ना स्क्वायर के फॉर्म में, वो कल मैं दिखाऊंगा करके उसको पेनट। मेंडल वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर बिकॉज, आखिरी ये आखिरी ये है भाई, ये कैसे समझ नहीं आएगा। मेंडल कैसे अनेबल रहा, रिकॉम्बिनेशन को नहीं समझा सका और क्रॉसिंग ओवर को भी। He did not have a large strong microscope, he chose only the pure type trait he chose were not linked and present on the different chromosome। इस पर नजर नहीं पड़ रही आपकी, ये भी देखें, क्रोमोसोम आर फार अपार्ट, बड़ा अच्छा टाइट वाला ये है। ट्रेट ही चूज हैड नो जीन, ऐसे कैसे, फिर कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट हुए, तो क्या होगा, सी भाई। चलो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। एक और बात, अगर कल आपने डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ा, मैं जस्ट सवाल पूछता जाऊंगा तो क्या करूंगा, बस नहीं पढ़ के आए तो पढ़ाऊंगा जी।